एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 8 के चैप्टर 16 पानी की कहानी का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पानी की कहानी के बारे में। इसके लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, जिन्होंने इस लेख में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस तरह से रचना होती है, उनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। यही सब पाठ में बताया गया है कि पानी के जीवन का एक चक्र होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो ख़त्म की थी, उसके आगे से सेकेंड वीडियो में अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने इस दीर्घजीवी से वार्तालाप करते जान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की पढ़ेंगे। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि मानो हम सरक रहे हों। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगीं कि पता नहीं अब क्या होगा। तो ओस की बूंद अपनी कहानी आगे बढ़ाती हुई कहती है कि एक दिन की बात है कि चुपचाप शांति से बर्फ बनी बूंदें बैठकर हवा में और हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे अपनी जगह से हिल रहे हों या खिसक रहे हों। सरकना मतलब खिसकना। और डर के कारण सबके होश उड़ने लगे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। ये सोचकर सबको घबराहट होने लगी और इतने दिनों तक जो सभी बर्फ बनी बूंदें आनंद से समय काट रही थीं, अब दुख सहन करने का उनमें साहस नहीं था, यानी उनकी हिम्मत नहीं थी। हवाइयाँ उड़ने लगी का मतलब है भय होना। तो इतने दिनों तक आनंद के सांस नहीं था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल पदार्थ उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। मैं कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। बूंद कहती है कि उनके भार से ही जब उनके नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए, उनका शरीर बर्फ के रूप को छोड़ चुका था, अब वो पिघलने लगे। और अब उसकी बूंद कह रही कि अब वे बहते हुए जा रहे थे। वह कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से उसकी भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी शुरू कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। ठंडक कहते हैं शीतलता को, फलस्वरूप कहते हैं इसके अलावा, दृश्य कहते हैं नज़ारा के लिए, और वर्णनातीत जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो वो कह रही हैं कि मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब पता चला कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब शांत हो गया। तो ये सब चीज़ें
लेखक को बता रही हैं कि उसने सब कुछ देखा और उसका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा समुद्र के अंदर। ये सब चीज़ें वो बता रही हैं कि समुद्र के अंदर की दुनिया के लिए, कि कैसे कैसे उसने समुद्र के अंदर की दुनिया देखी। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे, भीतर यानी अंदर, और प्रारंभ शुरू से। मार्ग रास्ते, विचित्र विचित्र यानी अजीब अजीब, और जीव यानी पानी के जीव जंतु। तो ओस की बूंद लेखक को कहती है कि एक दिन उसके मन में आया कि उस समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम ली, अब भीतर भी चलकर देखना चाहिए कि समुद्र में क्या क्या है। और इसके लिए उसने गहरे पानी में जाना शुरू कर दिया। मार्ग में उसने बड़े अजीबो गरीब जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। अत्यंत यानी बहुत, जकड़ यानी कैद। तो बूंद कह रही है कि जब वो समुद्र की गहराई में गई तो वहाँ बहुत ही धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे देखे, जालीदार मछलियाँ जिनके शरीर पर जाली दिखाई दे रही थी, बहुत ही बड़े कछुए मछलियाँ देखी और जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन पर हाथ बुने हुए हों। एक मछली ऐसी भी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी और इस तरीके की उन्होंने चीज़ें देखी। मैं और गहराई के खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे। चौंक यानी आश्चर्य, नेत्र आँख। बूंद लेखक को बता रही कि वह और गहराई की खोज में किनारों से दूर निकल गई। किनारों से दूर हटकर उसने गहराई में ऐसी वस्तु देखी कि वह चौंक गई, क्योंकि वो बहुत अंदर चली गई थी और अंदर बहुत अंधेरा था और उसे देखने में परेशानी होने लगी। तो उसने ताकत लगाकर देखा तो उसके कारण उसकी आंखें दुखने लगी। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। ये एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखाती थी। लालटेन एक प्रकार का दीप, लालटेन सभी जानते होंगे। अत्यंत बहुत। तो बूंद लेखक को बता रही है कि इतने गहरे पानी में आसानी से देख पाना आसान नहीं है और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा। तो तभी सामने उसे ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा है। उसको देखकर रोज बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब ये भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि यहाँ भी जंगल है, अनजान जैसा जानते हैं ना, विचित्र जीव। तो बूंद कह रही है कि प्रकाश फैलाने वाली मछली के पास बहुत सारी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ आ जाती और ये प्रकाश देने वाली जब मछली भूखी होती तो पेट भर उन छोटी अनजान मछलियों का भोजन करती। ये सब देखकर बूंद को बहुत हैरानी हुई। जब बूंद और नीचे समुद्र की गहराई में गई और तह में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ जंगल भी मौजूद है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों के गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। ठिगने कहते हैं नाटे के लिए, बहुतायत कहते हैं अत्यधिक, निफ्ट कहते हैं पूरी तरह, महा कहते हैं बहुत और आलसी माने सुस्त। तो बूंद समुद्र के जंगल के बारे में बताती हुई कहती है कि वहाँ पर कोई मोटे पत्ते वाले, कोई छोटे ठिगने वाले आकार के पेड़ पत्ते पौधे उगे हुए हैं और समुद्र के तल में बहुत तरह के पेड़ पौधे हैं। अंदर चट्टानें हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, जैसा कि मैदानी इलाकों में होता है। इन पहाड़ियों के गुफाओं में बहुत तरह के जीव रहते हैं जो कि बहुत ही सुस्त हैं और अंधे हैं। इस तरह के जीव जो हैं समुद्र के अंदर रहते हैं। ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि ये
असंभव है। असंभव है। प्रयत्न कहते हैं प्रयास को, असंभव जो संभव ना हो। तो बूंद लेखक को बता रही है कि समुद्र के अंदर झांक कर देखने की इस क्रिया में उसे बहुत साल लग गए। उसका मन हुआ कि अब ऊपर चले जाएं, परंतु कोशिश करने पर पता पड़ा कि ये आसान काम नहीं है। अब ओस की बूंद को समुद्र के ऊपरी तल पर आना बहुत ही मुश्किल जान पड़ रहा था। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। ये मेरे लिए कोई नई बात ना थी। करोड़ों जलकर इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। तह यानी तल, चेष्टा कोशिश, धंसता घुसता। तो बूंद लेखक को बता रही है कि उसके लिए ऊपर जाना इसलिए कठिन था क्योंकि उसके ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी जिसे पार करना बड़ा ही मुश्किल था। अब बूंद के पास कोई उपाय नहीं रह गया तो उसने जमीन के अंदर जाकर अपनी जान बचाई और करोड़ों जलकर इसी तरह अपनी जान बचाते हैं और अपनी रक्षा करते हैं और समुद्र के कुछ जल को वहाँ की जमीन सोख लेती है। मैं अपने दूसरे भाइयों के साथ पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। मैंने कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान से निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। चट्टान कहते हैं पत्थर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, खोखले कहते हैं खाली, इकट्ठा एकत्र। तो बूंद कह रही है कि वो अपने साथ दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई सालों में कई मोटी मील चट्टान में घुसकर वे सभी कण पृथ्वी के अंदर एक खोखले स्थान से निकले। एक स्थान पर इकट्ठा होकर वे सभी बूंदें ये सोचने लगी कि अब आगे क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि पृथ्वी के भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम ना था। सम्मति यानी राय, उत्साही युवा, बहादुर युवक। तो स्वर आवाज। बूंद कहती है कि जब वो और उसके साथी सोचने लगे कि आगे क्या करना चाहिए तो कुछ के विचार यही थे कि वहीं पड़े रहना चाहिए और वहीं रुक जाना चाहिए। तो और कुछ बोले कि हम भाई ज़मीन के अंदर जाकर घुस कर देखेंगे कि उस ज़मीन के अंदर और क्या क्या छुपा हुआ है। तो इस तरीके से हम सब शोर मचाते हुए आगे बढ़े। जब वे शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो वे ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था, सब कुछ तरल ही तरल था। बड़ी बड़ी चट्टानें, यहाँ से पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। नाना प्रकार यानी कई तरह, उतावली जल्दबाजी, अंधाधुंध यानी लगातार, और तापक्रम कहते हैं तापमान को। तो बूंद कह रही है कि उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ जो चट्टानें हैं वो लाल पीले रंग की हो गई हैं, आग उगल रही हैं और बहुत तरह की धातुएं जैसे आयरन, सोना, तांबा इधर उधर बह रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अशुभ हो सकता था। वे अपनी खोज से इतने खुश थे कि बिना मार्ग देखे, बिना रास्ता देखे आगे बढ़ जाते थे। अचानक वे ऐसी जगह पहुंचे जहां का तापमान बहुत बढ़ गया। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांप उठे और देखते देखते उनका शरीर ओशजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्व रह रहकर हिल रहा था। असह्य जो सहा न जा सके, अगुआ आगे चलने वाला, विभाजित बंटवारा, कान खड़े हो गए, सचेत हो गए, गर्व अंदर। तो उसकी बूंद अंदर ऐसी जगह पर पहुंची जहाँ बहती बहती कई चट्टानें थीं और वहाँ का तापमान बहुत था जो उनके लिए सहन करना बड़ा कठिन था। उनके आगे आगे बहने वाले जलकण घबरा उठे। देखते देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बट गया। इस दुर्घटना से बाकी के जलकण सावधान हो गए। उसकी बूंद बता रही कि
कुछ बुद्धिमान साथियों के साथ वो एक और निकल भागी। अब भी एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का जो अंदर का गर्भ था रह रहकर हिल रहा था। वहां से धरती हिल रही थी और बहुत कांप रही थी। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही थीं। ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। चौंक यानी हैरान, धातुएं, खनिज पदार्थों से भरा हुआ, शानदार, बहुत सुंदर। बूंद बता रही है कि जहाँ पर धरती हिल रही थी वहां से अचानक उन जल कणों और उसकी बूंद को बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिया गया। वे ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से, एक्सीडेंट से सभी हैरान हो गए। पीछे देखने पर उन्हें पता चला कि पृथ्वी में जो हलचल हो रही थी उसकी वजह से पृथ्वी फट गई है। उसमें दरार आ गई और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही थीं। बूंद बता रही है कि ये दृश्य बड़ा ही शानदार था और देखने में बड़ा सुंदर लग रहा था, क्योंकि चारों ओर आग का प्रकाश फैला हुआ था और इसे देखने की उन्हें बार बार इच्छा होने लगी। तो लेखक कहते हैं, हाँ मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ पर दर्शन हुए। तो ज्वालामुखी कहते हैं आग का दहकता हुआ गोला, दल कहते हैं समूह के लिए, गरज कर क्रोध में, और दर्शन दिखाई दिए। जब बूंद ने धुआं, रेत, पिघली धातुएं और सभी प्रकार की चीज़ों का जिक्र किया तो लेखक समझ गए भाई कि बूंद ज्वालामुखी की बात कर रही है। बूंद ने भी हामी भरते हुए कहा, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। तो बता रही है कि जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें भाप का बड़ा दल मिला। सभी गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी उन्हें यहाँ पर दर्शन मिले। वह हमें पीठ पर लादे, कभी इधर ले जाती, कभी वो उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले मारते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी उछले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। लादे यानी ढोना, स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा, किलोले मस्ती। तो बूंद लेखक से कहती है कि उसकी पुरानी सहेली आंधी उसे मिली और अब वह उन्हें पीठ पर उठाकर कभी इधर ले जाती, कभी उधर ले जाती। जिधर की हवा हो जाती हम उधर ही बह निकलते। वह दिन बड़े आनंद के थे। वे ऊपर आसमान में उड़ते फिरते थे। आकाश में स्वतंत्रता, आज़ादी से मस्ती करते हुए उड़ते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण वे भारी हो चले और नीचे झुकाए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। मैली कुचैली, बहुत गंदी, शिखर चोटी और किलकारी हंसने की आवाज़। तो बूंद कह रही है जब वह बूंद बनकर आकाश से नीचे कूदी तो एक पहाड़ी पर गिरी, पहाड़ पर, और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक और को बह चली। पहाड़ों से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदते हंसते बड़ा ही आनंद आ रहा था। और बता रही है कि बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। ये जो तुम इतनी रेत को खंड खंड हो गया, ये जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। प्रहार कहते हैं बार या आघात को, खंड खंड यानी टुकड़े, मौज, उमंग, मस्ती। प्रहार कहते हैं मार के लिए, उन्मत्त यानी मत वाला, समतल जिसका तल बराबर हो। तो उसकी बूंद लेखक को बता रही है जब वो और उसके अन्य जलकर साथी ऊंचे शिखर से एक साथ नीचे गिरे तो बेचारे पत्थर की दशा देखने लायक थी। वो उनकी चोट के प्रहार से टूटकर बिखर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। तो बूंद बता रही है कि जो ये इतनी रेत देखते हो, ये इन पत्थरों को चबा चबा कर हम ही तो जलकण बनाते हैं, जलकण ही तो हम बनाते हैं इन्हें रेत।
ओस की बूंद कहती है जब वे मौज में आती हैं तो कठोर से कठोर वस्तु उनका प्रहार नहीं सहन कर सकती और चट्टानों को तोड़ तोड़ कर उसे रेत बना देते हैं। और बता रही हैं बूंद कि एक दिन मेरा मन किया और कि वह समतल भूमि को देखे, इसलिए वह आगे समतल इलाकों में जाने के लिए एक छोटी सी जलधारा में मिल गई। सरिता के भी दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। सरिता कहते हैं नदी को, दिवस कहते हैं दिन को, और ऊंची मीनार यानी ऊंची इमारत। तो उसकी बूंद लेखक को कहती है जब वह नदी में बहकर जा रही थी वो दिन उसके लिए बड़ी खुशी के दिन थे। बूंद लेखक को अपनी नदी की अपनी यात्रा के बारे में बताती हुई कह रही है कि वे कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते और एक दिन बूंद कहाँ पहुंची है? एक नगर में। और जब वहाँ पहुंची तो देखा शहर में एक ऊंची इमारत है जहाँ से गंदी काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती फिरी। तो आप क्या बता रही हैं बूंद? उत्सुक यानी जिज्ञासा, दुर्भाग्य यानी भाग्य रहित, अनलकी, न्योता बुलावा। बूंद लेखक को बता रही है कि बड़ी उत्सुकता से जानने की इच्छा लिए, इतनी बेचैन थी कि आखिर ये कौन सी जगह है। और ये देखने के लिए उसने जैसे ही हम आगे बढ़े कि हमने अपने दुर्भाग्य को बुला लिया। ज्यों ही वह उसके पास पहुंची वह अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई और कई दिनों तक वहीं नल में इधर से उधर बेचारी घूमती रही। मैं प्रति क्षण उससे निकल भागने की चेष्टा करने में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा पड़ा था। मैं तुरंत उसमें से निकलकर भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। प्रतिक्षण यानी पल, चेष्टा यानी कोशिश। तो बूंद लेखक को कह रही थी कि वह हर क्षण उसमें से निकल भागने की कोशिश में लगी रहती थी क्योंकि ये बहुत ही भयानक सफर था जिसमें वो फंस गई थी। इसमें भाग्य भी उसकी बूंद के साथ था। एक दिन रात के समय में वो एक ऐसे जगह पर पहुंची जहाँ का नल टूटा था। वह तुरंत उसमें से निकल भागी जैसा वह चाहती थी और फिर से उसे मौका मिला और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते वह इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। ठहर यानी रुकना, ओझल यानी गायब होना। बेर के पेड़ तक की कहानी सुनाकर ओस की बूंद रुक गई। अब सूर्य उदय हो गया यानी सूर्य उगाया। लेखक शायद और ज़्यादा कुछ सुनना चाहते थे, तभी वो बूंद के चुप हो जाने पर बोल पड़ा कि बस इतनी ही। बूंद ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, अब और ज़्यादा वह लेखक के पास नहीं रुक सकती क्योंकि सूर्य निकल गया है। अब उसमें उड़ने की शक्ति आ जाएगी और वह भाप बनकर हवा में उड़ जाएगी। उसकी बूंद लेखक से कहती है कि वह उसे रोककर नहीं रख सकता। अब ऐसा करना असंभव है। वह उसकी बूंद धीरे धीरे घटी और देखते ही देखते लेखक की हथेली से गायब हो गई। तो आपने ये वीडियो में इसकी पाठ की व्याख्या सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।